क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम अवर वर्कशीट। वहां पे ये एग्जांपल है और थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके सॉल्व होगा हमारा। तो क्वेश्चन इज लाइक कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। सभी चार्जेस पे क्या फोर्स होगा। वैसे इनफैक्ट इनको एक डायग्राम बनाते तो ज्यादा अच्छा होता कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा किसके हिसाब से क्या आंसर, क्या फिगर बनेगी। तो उन्होंने इस तरीके से कंसीडर किया है। अगर आप इसके अलावा कुछ और कंसीडर करेंगे, कोई चार्ज और कहीं कंसीडर कर लेंगे, कोई चार्ज और कंसीडर कर लेंगे। पूर्वी इज देयर, पूर्वी क्लास में है, ठीक है चलिए। तो यहाँ पे तो सिचुएशन उन्होंने प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू लिया है। लेकिन अगर चार्ज और कहीं ले लेंगे तो अमाउंट ऑफ फोर्स वही रहेगी, लेकिन वो डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी, सही है। अगर हम चार्ज लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, तो इस तरीके के फोर्सेस के कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, फिर इसको इसके हिसाब से भी समझेंगे कैसा हुआ हो, कैसा आया होगा। तो एक बार ही होने का पेपर, एक बार ही होने का पेपर, एक बार मतलब एक ही बोर्ड होगा ना। तो क्या है टर्म 1 टर्म 2 क्यों, कुछ मैसेज आया क्या, किसने कहा। मैं सीबीएसई की तरफ से मैसेज, बाकी ऐसे फ्लोट होते हैं, ऐसे ऐसा आया नहीं है तुम। हाँ हाँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, सुनो चलिए अभी हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, सही, बाद में बात करेंगे, सही, क्योंकि नहीं तो टाइम हमारा खर्च हो जाएगा यहाँ पे। तो लेट्स दिस इज अवर ट्रायंगल इज देयर और हमारे चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ज हमारा, हाँ दिस इज माइनस क्यू बता देना, माइनस क्यू मेंशन है, प्लस क्यू, ठीक है। इस तरीके से तो वैसा ही डायग्राम बनेगा, अदरवाइज आप जैसा मन वैसा ले सकते हैं, कोई भी चार्ज कहीं भी ले लो, कि उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, सारे चार्जेस पे कौन कौन से फोर्स होंगे, क्या होगा ईच चार्ज फोर्स। देखिए तो अगर इन दो चार्ज की वी आर कंपेयरिंग दीज चार्जेस, बोथ आर पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों रिपल्सिव फोर्स अवे होगा। तो मान लो ये फोर्स हमारा इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, जो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। और उन दोनों की अमाउंट क्या होगी, बराबर होगी। जो यहाँ फोर्स लगेगा वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ से फोर्सेस क्या होंगे, पेयर्स में होंगे, और रिपल्सिव फोर्स है तो डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अगर हमारे एक प्लस और एक माइनस होता तो अट्रैक्टिव फोर्स होते, टुवर्ड्स ईच अदर होता। खैर, और व्हाट इज फोर्स बिटवीन दीज टू, माइनस एंड प्लस क्यू, तो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ईच अदर होगा। तो इसमें सिचुएशन ऐसी होगी, ऐसी। अच्छा, सबसे खास बात क्या है, ये फोर्स क्या होगा, क्यू ओ क्यू, और डिस्टेंस इसकी क्या मेंशन है, कुछ मेंशन है, एल। अगर नहीं है कोई बात नहीं, एल मान लेते हैं, चलो ये हमारी एल है, तो ये भी एल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एल होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इज यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा क्यू और क्यू पे और लेंथ एल पे। यहाँ पे जो फोर्स होगा क्यू और क्यू पे, डिस्टेंस एल पे, क्यू और क्यू पे, डिस्टेंस एल पे। तो यानी कि फोर्स सारे के सारे बराबर होंगे। ये अलग बात है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स भी एफ होगा, ये फोर्स भी हमारा एफ होगा, यहाँ पे भी फोर्स एफ होगा। यहाँ पे माइनस और प्लस के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये एफ होगा और ये भी एफ होगा, ठीक है। बट नॉर्मल सी बात है कि चार्जेस के जो कॉम्बिनेशन बनना है वो क्यू क्यू बनना है, और सेपरेशन हमारा आर बनना है। तो प्लस और प्लस में रिपल्शन होगा, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होगा। तो बस अब ये निकाल देना कि मतलब इन पे नेट फोर्स किस पे लगा, किस किस पे कितना कितना लगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स और बीच ये आपको एंगल निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है बताइए, दिस इज 60 डिग्री, टोटल 180 होता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट दिस, ये कितना बना 120। और यहाँ क्या सिचुएशन, एफ और एफ में वही सिमिलर, जो यहाँ पे वही यहाँ पे है कि ये 60 है और यहाँ पे 120, और यहाँ पे ये इक्विलेटरल है तो 60। तो अब आपको पता है, आई नो आपने, अगर आपने 11th में पॉइंट पढ़ा है कि टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ 120 डिग्री एंगल, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, एफ होता है। एफ और एफ का 120 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है। करके बताना है ना, क्योंकि ये एक मैं करके दिखा देता हूं और किसी को नहीं पता है। तो फोर्स किसी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये दुनिया में किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में ये एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स मीन
वेक्टर्स आपके डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, दो डिस्प्लेसमेंट अगर होंगे तो भी ऐसे ही जोड़े जाएंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी में ही फॉर्मूला लगेगा, एक्सेलरेशन में ही लगेगा, फोर्स में ही लगेगा, मोमेंटम में ही लगेगा। wherever there are two vectors having some angle, resultant of those vectors can be found with this इक्वेशन। अब यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स हमारा इसलिए मतलब कि उन दो फोर्सेस के का रिजल्टेंट इसी से निकलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ ऑफ फोर्स आर इक्वल, एफ और एफ दोनों, ये फोर्स एक पहला फोर्स, पहला जो ए का मतलब ये वाली, बी का मतलब ये वाला, एंगल का मतलब ये एंगल, ठीक है। ये सारी वैल्यूज में पुट करते हैं, तो ए की जगह में रख दिया, ए की जगह रख दिया एफ तो एफ स्क्वायर होगा, बी की जगह भी रख दिया एफ प्लस एफ स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी f इंटू एफ। और cos 120 ये रखेंगे, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस हाफ, cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। तो आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, आप देख सकते हैं दिस इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर और माइनस का एफ स्क्वायर, तो ये आपका बना रूट में एफ स्क्वायर। तो रूट आपका, रूट और स्क्वायर आपका एंटी होते हैं, तो आपका एफ आंसर आ गया। तो ये आप याद कर लेना, तो हमेशा कैलकुलेशन करनी नहीं है कि अगर टू फोर्सेस आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल एंड हैविंग एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री, रिजल्टेंट इक्वल्स टू एनी वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक के बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं। एफ रूट टू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये इनके बीच में क्या होगा, एफ हमारा आंसर आएगा, इनके बीच में भी एफ है 120 पे, इनका आंसर एफ आएगा, इसका कुछ और आएगा, ये चेक करेंगे, सही है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अगर आप आई थॉट आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर दे रहा हूं। तो तब तक हम यहां देखते हैं, तो एफ और एफ का क्या आने वाला है आपको पता ही है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। और अगर फोर्सेस हमारे इक्वल में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाएगा। अगर एक बड़ा और एक छोटा है तो रिजल्टेंट बड़े को फॉलो करेगा, अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा रिजल्टेंट हमेशा दोनों के मिडिल से जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी पैरेललोग्राम आप बनाओगे तो इसके बराबर यहाँ पे बना के देखिए और इसके बराबर यहाँ बना के देखिए, तो ये जो वैल्यू बनेगी, आप मेजरमेंट भी कभी करके देखो, फिजिकली प्रॉपर मेजरमेंट करके देखना, एफ और एफ लेना 120 डिग्री के एंगल पे, तो ये इसके बराबर करना, ये इसके बराबर करना, आप ये मेजरमेंट करना, इट इज इक्वल टू दैट वन, दिस ऑल आर इक्वल। खैर ये हमारा एफ आ जाएगा। और ऐसे ही इनके यहाँ पे भी ये आपका इसका देखो, इसका ये इसके पैरेलल और इक्वल, इसके पैरेलल और इक्वल यहाँ पे, तो ये रिजल्टेंट हमारा बनेगा और इसकी वैल्यू भी एफ होगी। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो भाई अभी फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देखिए इसके पैरेलल यहाँ पे, उसके पैरेलल यहाँ पे, रिजल्टेंट चूंकि दोनों इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा। कितना होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट जो होगा हमारा रूट में पहले का स्क्वायर, पहला फर्स्ट वन इज एफ प्लस दूसरे का स्क्वायर अनदर इज आल्सो एफ प्लस 2f इंटू एफ कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे कॉस 60 लगेगा, कॉस 60 एंगल, हाँ एफ अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना, नहीं अंडर, अच्छा ये इसकी वैल्यू क्या है, ठीक नहीं, कॉस 60 वैल्यू यही होती है, साइन 30 की होती है, यानी हाफ, तो ये कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज एफ स्क्वायर, दिस इज एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो हाफ से 2 कट जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, तो आप एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर रूट, तो एफ स्क्वायर निकल आया, एफ स्क्वायर का एफ हो जाएगा, अंडर रूट 3 फंस जाएगा उसके अंदर, तो ये एफ रूट 3 हो गया हमारा आंसर, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम करना चाहें तो हमारा जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो हमारा दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है एग्जैक्ट, सही है। हम वेक्टर फॉर्म भी बता देते हैं यहीं पे इसी समय कि वैसे तो आंसर आ गया, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से आंसर आ चुका है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाए या थोड़ा सा लेवल हम अगर अपना अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं हाउ टू राइट दीज आंसर इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड तो आ गया, दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज एफ रूट 3, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में इसको आपको बताना पड़ेगा, ये यहाँ से 60 डिग्री है, उसको बताना पड़ेगा माइनस वाई के रॉन्ग है, ये आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप लिख दो और सीधे पता चल जाए क्या है, चलिए उसको भी करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना, आपने नोट कर लिया होगा। वैसे भी मैं आपसे ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, सही है, लेकिन पीडीएफ में ये जब कर दूंगा तो चला जाता पुराना, है ना। रिकॉर्डिंग में रहेगी आज क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, एक बच्चा रितिका इज एब्सेंट, तो मैं रिकॉर्डिंग इसकी डालूंगा, सही है। तो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, ठीक है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करें सभी की। सबसे पहले इसकी वेक्टर फॉर्म करते हैं, देखो कितना आसान है इसकी वेक्टर फॉर्म।
इसको देखते हैं। तो इसको अगर हम इन सब फोर्सेस के नाम दे दें, मान लो इसका कुछ नाम दे दें, इसका कुछ नाम दे दें, ठीक है, तो ये फोर्स हमारा जो है इसका इसकी आंसर क्या है, ये हमारा है F√3, ठीक है, और डाउनवर्ड है तो ये आपका अगर अपवर्ड होता प्लस प्लस जे कैप होता, ये माइनस जे कैप होगा, माइनस जे कैप। सही, ये हमारा आंसर है। हाँ, यहाँ पे एफ की वैल्यू भी तो हमें निकालनी है, एफ की वैल्यू हमने रखी नहीं है अभी। एफ की वैल्यू कितनी है, कहीं पे भी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एफ की वैल्यू क्या थी हमारी, एफ क्या हमारा स्मॉल के दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, तो क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस एल स्क्वायर। सही है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या आ चुका है, माइनस के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर √3 जे कैप। आप देख सकते हैं तो सब कुछ है इसमें, सब कुछ है आपका। ठीक है, इस तरीके से। तो एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू जहां पे आपको नीड है आप वहां पे पुट कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको आपको निकालना सिखाते हैं, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा फिर। सही है, चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं, मैग्नीट्यूड तो बराबर, कुछ और है तो देखते हैं, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको देखिए, ये कैसे बनेगा, इसके दो कंपोनेंट हमारे होंगे। सही है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट। हाँ, तो इसको अगर देखा जाए तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो ये बनेगा हमारा, इधर के लिए क्या बनेगा हमारा, ये एफ एफ, हाँ, तो 120 का हाफ होगा 60, एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 बनेगा इस डायरेक्शन में, और इसका ठीक ऊपर बनेगा एफ साइन 60। ये हमारा ऊपर डायरेक्शन बनेगा, यानी प्लस में, प्लस में ऊपर बनेगा, इसे प्लस जे कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर को बना है तो हमारा प्लस आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा हमारा ये वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर बन गया हमारा, ये वेक्टर जो है इसका ये बन गया। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे दोबारा लिख सकते हैं, एफ कॉस 60, एफ कॉस 60 वैल्यू होती है साइन 30 बराबर, दैट इज 1/2 आई कैप, ये बना हमारा प्लस एफ √3/2 जे कैप। ये हमारा वेक्टर फॉर्म, इसके एग्जैक्ट, इसके एग्जैक्ट वेक्टर फॉर्म है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जो वैल्यू आई, अगर वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो जो का तो कर दो, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो जो का तो कर दो। ठीक है, जैसे पिछली बात है, ये माइनस अलॉन्ग वाई था तो हमने क्या किया, F√3 माइनस जे कैप कर दिया था, लेकिन ये क्या दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये कुछ एक्स एक्सिस पे भी कुछ वाई एक्सिस पे भी है, तो जो इसके कंपोनेंट निकल के वो लिखो, जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो प्लस आई कर दो, जो प्लस में अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो जे कर दो, अगर नीचे होता तो माइनस जे कर देते। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को प्रॉपर ये वैल्यू हटा दो, रख दो। हाँ, अब इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू भी हटाई जा सकती है, तो वो वैल्यू तो आपको पता ही कितनी है, लेकिन आपको पता तो चल गया ना एग्जैक्ट होता है ऐसे है। सही है, अब इसमें उस वाले में फोर्स में क्या अंतर आएगा, इस वाले उस वाले में, इसमें सब कुछ तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को सेम है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका प्लस है, उसका माइनस है, तो जो का तो आंसर रहेगा, लेकिन इसमें ये प्लस में रहेगा, इस वाले में ये चीज माइनस रहेगी। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दो फोर्स को देखो, इन दो फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस में, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से माइनस में, वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के, इसके भी ऊपर इसका भी वर्टिकल है, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये तो सेम रहेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस वाले का प्लस रहेगा, इस वाले का माइनस रहेगा, तो यही आंसर आ जाएगा, माइनस लग जाएगा इस वाले में। ठीक है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म भी मैं साथ साथ करा रहा हूं तुम्हें, कई लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ा के इसमें यूज नहीं कराते हैं, कहीं कोई नहीं कराता है, आंसर बता देते कि आंसर खत्म बात, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म तो वी कैन डू। आप बताइए पूर्वी, यहाँ पे कुछ पूछना आपके लिए वेक्टर फॉर्म को लेके, ये जो इस तरीके से आया पूछ सकते हो आप, या आप लेट आए हो, लेट तो थोड़े थे लेकिन शुरुआत में, आई डोंट नो, आई वाज वेटिंग फॉर योरसेल्फ। आवाज आ रही है, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। वैसे भी आपको वीडियो मिलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डू दैट, सी दैट।
पुराना दोबारा से देख सकते हैं इसको, मैं डाल दूंगा इसका वीडियो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सर। ये हो गया। ठीक है ठीक है। ये किया था हम लोगों ने, ये भी किया है शायद, चेक करो। यस सर। ये किया है, वो कर लिया, सही है। एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, आई थॉट हो गया, मुझे याद आ रहा है। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू टॉपिक इज देयर। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, मतलब कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। एक चार्ज और दूसरा चार्ज क्या हो, बहुत स्मॉल हो। पॉइंट चार्ज का मतलब इतने छोटे हो कि बिल्कुल एक डॉट के बराबर हो। पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्ज बहुत छोटे छोटे चार्जेस हो। अगर पॉइंट चार्जेस पॉइंट नहीं है तो चार्ज के पीछे सेपरेशन इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करें। फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वैलिड फॉर पॉइंट मास, लेकिन तब भी हम सन और अर्थ के बीच में अप्लाई कर देते हैं उसे, जबकि अर्थ और सन तो बहुत बड़े हैं। सन तो बहुत ही बड़ा है, अर्थ से भी 10,000 टाइम बड़ा है, तभी हम कूलॉम्स न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। पॉइंट ये है कि अर्थ और सन बहुत डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा। आपका सही नहीं है ऐसा, आई डोंट फील कि इतना दूर है, वो तो बहुत पास है, दिखता है सुबह सुबह। आप सोचो स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ है, या यू कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलती है, 3 लाख किलोमीटर। सुबह 8 मिनट तक। तो उसको भी यहाँ पे 8.5 मिनट 8 मिनट के आसपास लगते हैं, आपके से 8 मिनट लगते हैं वहां से यहाँ तक आने में। जब स्टार्ट हो वहां से यहाँ तक तब 8 मिनट लगते हैं तब भी, यानी दैट इज सो फार अवे। तो अगर या तो हमारे चार्जेस और मास क्या हो, छोटे छोटे हो। अगर छोटे छोटे नहीं है, वी आर डीलिंग विद बिग मासेस एंड बिग साइज ऑफ चार्जेस, तो उनके बीच सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको पॉइंट ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बात एग्जाम्पल के लिए, ये आपका पॉइंट नहीं, जैसे एक सब्सटेंस मैंने हाथ में, क्या दिस इज नॉट अ पॉइंट, लेकिन आपको बहुत दूर से चला जाएगा तो आपको बिल्कुल डॉट ही दिखाई देगा, ठीक है नहीं, बिल्कुल डॉट दिखाई देगा। तो यानी कि अगर दो चार्जेस हैं या दो मासेस हैं, उनका साइज उनके सेपरेशन के रिस्पेक्टिव बहुत छोटा है, तो उनको पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। ऐसे ही पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा कूलॉम्स लॉ है एज वेल एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोथ आर वैलिड फॉर योर पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट मासेस। बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे बड़े बड़े हैं तो उनके बीच सेपरेशन इतना ज्यादा हो तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं उनके साइज को। एनीवे, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में अगर एक चार्ज तो हमारा पॉइंट है, मान लो ये, और एक हमारे पास है लाइन चार्ज, मान लो इस पे ये एक हमारे पास एक लाइन चार्ज है, जैसे लाइन चार्ज, और इसके सामने रखा है एक छोटा सा पॉइंट चार्ज। तो इनका इंटरेक्शन कैसे करेंगे, पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस का मतलब चार्ज लगातार कंटिन्यूटी से है। तो ये जो लाइन चार्ज है, एक वायर है, उसपे चार्ज, पूरी वायर पे क्या है, चार्ज है। तो वो चार्ज एक तरीके से कहाँ कहाँ है, चार्ज पूरी वायर पे है, कंटिन्यूअसली है, यानी कि यहाँ पे चार्ज है, मतलब हर सेगमेंट में छोटा छोटा छोटा। तो दिस वायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी चार्जेस, सो यू कैन से जो छोटे छोटे चार्ज है वो कंटिन्यूअसली रखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दिस इज अ पॉइंट चार्ज। इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, अगर हमें फॉर्मूला लगाना पड़े तो कैसे हम इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये कि इस वायर पे कोई छोटा सा चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि कूलॉम्स लॉ और हमारे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो हम कोई सा छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेंगे, मान लो ये, तो हमने कहा ये छोटा सा चार्ज मान लो डी क्यू है, क्या है, डी क्यू, और ये चार्ज मान लो क्यू नॉट है या क्यू वन, वॉट एवर यू वांट टू से, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो क्यू नॉट है। तो इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स निकाल लेंगे, और फिर जो हमारा वेक्टर फॉर्म आएगी उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लाइन के अलोंग। तो इंटीग्रेशन मेथड यानी कि यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज हमारे पॉइंट चार्ज नहीं है तो जो दूसरी चार्ज जो कंटिन्यूअस है उसमें कोई छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, मतलब बहुत सारे चार्ज हमारे कंटिन्यूअसली एक के बाद एक रखे हुए हैं, तो ये पूरी वायर बन गई हमारी। तो कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में जो हमारा एक चार्ज तो पॉइंट चार्ज होगा, और दूसरा चार्ज क्या हो सकता है, लाइन चार्ज हो सकता है, एक हमारा एक पेपर जैसे हो सकता है, शीट हो सकती है, चार्ज की प्लेन शीट हो सकती है, ये एक हमारा वॉल्यूम भी हो सकता है। 3 तरीके का कंटिन्यूअस चार्ज हम कंसीडर करेंगे। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, तीनों में इक्वेशन निकाल के छोड़ देंगे उनको, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉइंट यही है कि यहाँ पे पढ़ के देखिए, एक बार पढ़ते हैं। सो फार वी हैव कंसीडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और अ फ्यू पॉइंट चार्जेस। अब हमने कंसीडर किए छोटे छोटे चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए हैं, ठीक है, या मल्टीपल चार्जेस के बीच में ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी तक हम लगाए हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से, और लेकिन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन वी हैव टू डील विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बॉडीज। हमें कई बार डील करना पड़ता है, एक पूरी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक चार्ज आमने सामने हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज हो प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ठीक है। तो वो कंटिन्यूस बॉडीज हो सकती हैं, ए अ लाइन कैन बी देयर ओवर अ सरफेस और अ वॉल्यूम, 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ एनॉर्मस नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट चार्ज। तो जैसे, तो पहला केस हमारे पास है ये, तो पहला केस हम लोग करते हैं, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, एक चार्ज तुम्हारा क्या लीनियर चार्ज है और एक उसके सामने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला केस हमने लिया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला केस हमारा जो चार्ज हमारा लाइन चार्ज है, तो उनका एक हमारे लाइन चार्ज है, एक हमारा इस पे चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके सामने एक रखा है पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच इंटरेक्टिव फोर्स कितना आएगा, ये पॉइंट है। तो हमने कहा कि भैया इस वायर पे हमने जो चार्ज कंसीडर कर लिया, छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर कर लिया, इसको ले लिया हमने यहाँ पे, मान लीजिए दैट चार्ज डी क्यू। तो इस डी क्यू के बीच में और इसके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स निकाल लेंगे और उसको पूरी वायर के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देंगे, भाई छोटा सा काम है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे अच्छा डी क्यू कितना होगा, अगर ये वायर है इस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग लैम्डा। लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इस वायर पे चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे लैम्डा डिफाइन करते हैं, लैम्डा होता है, लिख देता हूं, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज है क्यू और टोटल लेंथ इज एल, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पूरी वायर का चार्ज ले लें तो पूरा चार्ज और पूरी लेंथ। अगर छोटा सा वायर का सेगमेंट ले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, छोटा सा वायर का सेगमेंट, उस पर कितना चार्ज, उसकी लेंथ कितनी है, दोनों का सेंस एक ही है। पूरी वायर लेंगे तो पूरा चार्ज लेंगे, छोटा सेगमेंट लेंगे तो छोटा चार्ज लेंगे, ठीक है। तो आप इसको लैम्डा कह सकते हैं, लैम्डा क्या होगा हमारा, डी क्यू बाई डी एल। तो यहां से डी क्यू निकाल लीजिए, डी क्यू क्या हो गया, लैम्डा डी एल। ये बहुत सिंपल से तरीका, ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप पूरा चार्ज, पूरी वायर का चार्ज लेंगे तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, अगर आप छोटा सा चार्ज लेंगे तो उसी सेगमेंट का चार्ज और उसी सेगमेंट की लेंथ। गलती तब होती है, चार्ज पूरे का लेंथ लगा दो छोटे की, ये छोटे का चार्ज ले लो, लेंथ पूरे, मतलब रिवर्स कर सकते हो। लेकिन पूरी वायर लो तो पूरी वायर का चार्ज लो, पूरी वायर की लेंथ लो। छोटा चार्ज लो तो छोटा चार्ज लो और छोटे चार्ज की ही लेंथ लो, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए ये हमने लगाया, तो या तो क्यू बाई एल कह सकते हैं या कह सकते हैं डी क्यू बाई डी एल। छोटा मतलब छोटा चार्ज है, उसमें चार्ज डी क्यू और लेंथ हमारा डी एल है। तो यहां से हमने निकाला डी क्यू कितना हो गया, लेमडा डी एल। तो जब भी नीड होगी हमें डी क्यू लगाने की तो हम यहाँ पे लगा देंगे। एनीवे, अप्लाइंग कूलॉम्स लॉ ओवर हियर, इनके बीच में कूलॉम्स लॉ लगा देते, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में, तो कूलॉम्स लॉ के हिसाब से फोर्स कितना बनेगा हमारा, देखिए एफ इक्वल्स टू, सॉरी इनके ये चूंकि चार्ज छोटा है तो इनके बीच छोटा सा चार्ज जो आएगा मान लो, उसके डीएफ लगा दिया, छोटा चार्ज, क्योंकि अभी पूरी बॉडी का इंटरेक्शन तो किया नहीं है, इस छोटे चार्ज का इस चार्ज से इंटरेक्शन किया है, तो उसे छोटा सा जो फोर्स लगेगा उसे हमने डीएफ बोला है। कंप्लीट नहीं आया फोर्स, अभी तो इस सेगमेंट का फोर्स आएगा, फिर पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तब एफ आएगा। तो डीएफ हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू चार्जेस, तो डी क्यू और क्यू नॉट डिवाइड बाई सेपरेशन। सेपरेशन आपका ये जो भी है, कुछ भी यहाँ पे ये डी जो लिया है वो लाइन का छोटा पार्ट लिया, हाँ उसी चार्ज का, उसी पोर्शन का चार्ज लिया। एक्चुअली इनका इंटरेक्शन करा सकते हैं, कूलॉम्स लॉ वैलिडी 2 पॉइंट चार्ज के लिए, तो करेंगे कैसे, तो इनका ये तो पॉइंट चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पे भी पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, इनका इंटरेक्शन करेंगे, फिर उसको पूरी वायर के लिए इंटीग्रेट करेंगे। ये है कूलॉम्स लॉ, बाय डिफॉल्ट हमेशा ही हम लगाएंगे पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये हमारा इनके बीच में हो गया, इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई सेपरेशन। सेपरेशन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, मान लो वो आर है क्या है, सही है, एल तो ये था, ये दिस नॉट एल, जैसे आर स्क्वायर। तो ये हमारा ये डीएफ आ चुका है, सही है। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर डाल लेते हैं,
यहाँ पे जो बातें मैंने लिखी कंसीडर की है, लेमडा क्या है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे वही बातें सारी लिखी हुई हैं, तो उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जो लिख सकते हैं लेमडा डी एल, लेमडा डी एल और क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा डी एफ आ चुका है। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो फोर्स कब आएगा, जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स की इक्वेशन क्या बनी हमारी, फोर्स की इक्वेशन यहीं से बना सकते हैं हम लोग। देखिए तो जो फोर्स होगा वो डी एफ का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। सही है। तो जो भी इसमें जो भी वैल्यू जहाँ पे डीएल वगैरह की जो इक्वेशन वैल्यू पुट करी है, इंटीग्रेशन रखा जाएगा। तो ये तो आगे की बात है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है कि हमारा ये फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन में इतना ही है। बाकी आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डीएल की इक्वेशन वगैरह कुछ गिवन होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा फोर्स होगा, इनका फोर्स निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया अलॉन्ग द वायर। तो ये डेरिवेशन है, तो उसको ऐसा ही नोट करना है। हाँ थिक वायर में तो एक्चुअली थिक वायर में प्रॉब्लम है ना, थिक वायर के कॉम्बिनेशन लाइक दिस, वो फिर अलग है ना। एक्चुअली थिक वायर पे ये पोर्शन लोगे फिर कुछ निकालो फिर इसका, ये तो अलग ही केस बन जाएगा। थिक वायर का तो है ही नहीं है, ये केवल थिन वायर का बाय डिफॉल्ट। थिक वायर का तो आपके सिलेबस में ही नहीं है ऐसे मानो। तो फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर एक बॉडी हमारे पास कंटिन्यूस है और दूसरा पॉइंट चार्ज है, तो उनका इंटरेक्शन कैसे होगा। अब कंटिन्यूस बॉडी कैन बी ऑफ थ्री टाइप, या तो लाइन हो सकती है, या एरिया हो सकती है, या वॉल्यूम हो सकती है। तो तीन कोर्स हमारी सिचुएशन बनेगी। तो एक तो बनेगी जब हमारा केवल एक लाइन चार्ज था तो एक पॉइंट चार्ज था, इस सिचुएशन को कहते हैं हम कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम पे इंटरेक्शन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे, देखिए दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हो, कंसीडर अ सरफेस एस हैविंग पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन इट्स सरफेस। इट इज डिजायर्ड टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी। ठीक है, इस तरीके से कंसीडर अ वेरी स्मॉल surface element of area ds, the small charge dq on this element is this amount, the small force is df और df की वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो इस बार हमारे पास क्या है, ये टॉपिक हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमारे पास एक है पॉइंट चार्ज और दूसरी क्या है सरफेस है, तो इनके बीच में इंटरेक्टिव फोर्स निकालना है, पॉइंट है। लेकिन हम एक साथ तो निकाल नहीं सकते। मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ये पूरी सरफेस है, चार्ज सरफेस है, और एक चार्ज से रखा है क्यू नॉट। तो कैसे निकाले इसका पूरा, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, ओके दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो इस पे कोई एक चार्ज कंसीडर कर लेंगे छोटा सा, वो भी डी क्यू ही लेगा, वो चार्ज छोटा सा चार्ज में कंसीडर कर लिया डी क्यू, डी क्यू। अब डी क्यू और इनके बीच में मान लो जो लेंथ होगी यार, इनके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स की। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारी सरफेस है इसकी चार्ज डेंसिटी रखी सिग्मा। जब लीनियर चार्ज जब वायर होती थी तो उसका चार्ज हमारी डेंसिटी थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे टोटल चार्ज, यहाँ पे जो ये हमारा क्या सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। पिछले में क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हाँ हाँ, तो यहाँ पे टोटल क्यू आई हमारा क्या, क्यू आई एस है। ठीक है, और ये जो सरफेस हमने कंसीडर करी है, ये छोटी सी डीएस सरफेस है, और इस पे चार्ज कितना डी क्यू, तो इसको हमने बताया, अभी आपने बताया था, तो अभी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एस भी बोल सकते हैं। अगर पूरी जो सरफेस कंसीडर करो, फिर से मैं बता रहा हूँ, पूरी सरफेस कंसीडर करेंगे तो पूरी सरफेस का चार्ज, पूरी सरफेस का एरिया। छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया है, मतलब इस पे क्या चार्ज डेंसिटी होगी, इस पे होगी, इस पे कितना चार्ज और कितना एरिया। लेकिन दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा एक शीट ध्यान समझो, तो ध्यान सुनो, डेंसिटी शब्द अलग पॉइंट है। देखो इसमें चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इतने पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उतने पे भी वही होगी, और चार्ज डेंसिटी सब पे बराबर होती है, चार्ज डेंसिटी सब पे बराबर होती है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो।
एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो क्या सेंस है मेरे कहने का। जैसे मान लो आपके पास एक गिलास है, जैसे पानी है, आपने इसमें चीनी घोल दी, सुनो ध्यान से, आपने चीनी गिलास में चीनी घोल दी। अब आप एक चम्मच में ले तो शुगर की डेंसिटी एक चम्मच में भी वही होगी तो 2 या 4 चम्मच में होगी, क्योंकि अगर आप 2 चम्मच लेंगे तो 2 चम्मच में अमाउंट भी बढ़ जाएगी, शुगर भी डबल हो जाएगी, तो उसकी डेंसिटी बराबर निकलेगी। जो चार्ज शुगर घुली है उसकी डेंसिटी बराबर आएगी, 1 चम्मच में भी उतनी निकलेगी, 2 चम्मच में भी उतनी निकलेगी। डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी पूरे सिस्टम के लिए यूनिफॉर्म होती है। डेंसिटी किसी, अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तभी तो डेंसिटी आगे पीछे होगी ना, सोच के था। अगर कोई चीज यूनिफॉर्मली है, जैसे आपका एक गोला है, एक बॉल है, कुछ भी है, तो अगर आप छोटा सेगमेंट ले लो उसकी भी डेंसिटी वही निकलेगी, उसकी हाफ बॉल का डेंसिटी भी वही निकलेगी, क्योंकि वो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम तब डेंसिटी आगे पीछे हो जाएगी। अगर आप शुगर घोल देते किसी मतलब कि कप में, तो 1 चम्मच में आप शुगर को कैलकुलेट करो या 2 में करो, डेंसिटी बराबर आएगी। कि आप अगर ज्यादा मास लेंगे तो ज्यादा मास भी बढ़ जाएगा तो शुगर भी बढ़ जाएगी उसी रेशियो में। अगर 2 चम्मच में लेंगे, 1 चम्मच में 1 मिलीग्राम निकलती है शुगर, तो 2 चम्मच में 2 मिलीग्राम निकलेगी, लेकिन वो आप डेंसिटी का जो रेशियो लगाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बराबर आएगा, अगर चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यही पॉइंट यहाँ पे। अगर पूरी सरफेस लेंगे तो पूरी सरफेस और पूरी सरफेस का चार्ज, छोटी सरफेस लेंगे तो छोटी सरफेस का चार्ज और छोटी सरफेस का एरिया, ये हमेशा बराबर आएगा। सही है। तो यहां पे देखिए सिग्मा क्या हुआ हमारा, यहां से देखिए सिग्मा क्या हुआ, डी क्यू बाई डी एस। तो डी क्यू क्या हो गया, सिग्मा डी एस, सिग्मा हमारा डी एस हो गया। ठीक है। एक तरीका और है इसको समझने का, अगर आप इस तरीके भी ना भी समझ पाए, ठीक है, एक तरीका और है। तो इसका तरीका यह है, देखिए कि अगर आपसे कहा जाए इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो मैंने कहा टोटल सरफेस, देखिए टोटल सरफेस की टोटल सरफेस पे चार्ज कितना है, क्यू, देखे थे ना, तो वो यूनिट पे कितना होगा, क्यू बाई एस। और इस सरफेस पे कितना होगा, डीएस, डीएस पे कितना होगा, सही है, डीएस सरफेस पे कितना होगा, डीएस पे क्यू बाई एस इंटू डीएस होगा। अरे डीएस से मल्टीप्लाई किया ना तो मतलब, अरे टोटल सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू, यूनिट पे कितना होगा, एस बाय क्यू बाई एस। यहां तक समझ में आ गया, 2 स्टेप समझ में आई, चेक करो। ठीक है। तो डीएस सरफेस पे कितना होगा, छोटी वाली सरफेस पे, तो डीएस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर डीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू डीएस, इधर ये आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हुई चेक करो, ये क्यू बाई एस क्या है, क्यू बाई एस क्या हमारा पहले ही हमने डिफाइन किया सिग्मा, तो उस सरफेस पे कितना हमारा वो आया, उस सरफेस पे कितना चार्ज हमारा है, इतना चार्ज आ गया। एक सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा इधर एरिया चल रहा है, इधर चार्ज चल रहा है, ध्यान सुनो। इतनी सरफेस भी इक्वल नहीं है, दिस एस इज नॉट इक्वल टू क्यू। एरिया कभी चार्ज के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहूं एक आदमी पे अगर 1 रुपया होता है तो 2 आदमी पे 2 रुपए होंगे, लेकिन आदमी और रुपया बराबर थोड़ी होता है। तो जैसे हमने कहा टोटल सरफेस पे चार्ज है क्यू, तो यूनिट पे कितना होगा, क्यू बाई एस, और डीएस सरफेस पे कितना होगा, इधर सरफेस लगा इधर, तो डीएस से मल्टीप्लाई किया तो डीएस से कर दिया, तो इतना आ गया। तो वो जो हमारी सरफेस आई है, वो जो छोटी सरफेस उस पर इतना चार्ज होगा, और दिस चार्ज इज डी क्यू, छोटी सरफेस चार्ज का डी क्यू, तो डी क्यू कितना हो गया, डी क्यू क्या हो गया, क्यू बाई एस डीएस, और ये क्या है सिग्मा, इतना। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, यूनिटरी मेथड। ये 1 यूनिट के निकाल के, जैसा मैं कहूं कि मैंने 20 मतलब कि बनाना खरीदे, बताओ कितने के हुए, मतलब 12 बनाना इतने के आते हैं, और 20 खरीदे मैंने, अब कितने के हुए, तो आप एक साथ नहीं निकाल सकते। जैसे मैं कहा कि मैंने बनाना लिए तो 20 बनाना का पैसा बताओ, जबकि मैं 12 इतने का लेके आया हूं, तो आप कहोगे सर अच्छा 1 मिनट को, आप क्या कहोगे, 1 मिनट ऐसे कहोगे, सर आपने 12 बनाने लिए थे, चलो 50 रुपए के लिए थे, 50 रुपी के, सही है, तो एक बनाना कितने का आया, 1, हाँ 50/12, ओके, इतने रुपये पर बनाना हो गया, सही है, ठीक है। अब आप कितने का बता, 20 का निकालना, ओके सर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और 20 से कर दिया, तो ये हमारा आ गया, इतना पैसा आ गया 20 बनाना का। तो इससे कहते हैं यूनिट निकालना, कि पहले कोई भी चीज गिवन हो तो उसका 1 यूनिट निकाल लो। मैंने कहा ये 100 चीजें इतने की आई, तो एक कितने की आई, एक कितने की आई, अच्छा अब बताओ 20 कितने की आएंगी, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई हमने यहाँ यूज किया, ध्यान सुनिए, देखिए चेक कर लीजिए, ये अब वैसे तो कर ही सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। टोटल सरफेस पे चार्ज है क्यू, यूनिट पे कितना होगा, क्यू बाई एस,
छोटा, अब वो हमने कहा लेकिन टोटल इस छोटी सरफेस पे कितना होगा, तो छोटी सरफेस का साइज कितना है डी क्यू, तो इधर डी क्यू से छोटी सरफेस का साइज है डीएस, डीएस से तो मल्टीप्लाई किया, डीएस से तो मल्टीप्लाई किया, तो ये छोटी सरफेस पे इतना चार्ज आ गया, और छोटी सरफेस का चार्ज क्या कहलाता है डी क्यू, तो डी क्यू किसके बराबर है क्या इसके, और क्यू बाई एस क्या है, ये हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा डीएस। और अगर आप देखो इतना लंबा घुमा के आया, हम यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं, ये तभी मैंने वो तरीका सिखाया, मैंने एक तरीका अच्छा वाला है कि आपने कहा पूरी सरफेस लेंगे तो पूरी सरफेस का एरिया, पूरा सरफेस का चार्ज, छोटी सरफेस पे निकालना चाहते हैं तो छोटी सरफेस का चार्ज, छोटी सरफेस का एरिया, तो सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी एस, तो डी क्यू क्या हो गया सिग्मा डी एस। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, तो दो तरीके जो भी आपको अच्छा लगे, मैं तो दोनों तरीके से कह सकता हूँ, आप दोनों ही निकाल सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। फिर अगर इन्हीं को सरफेस चार्ज और लाइन चार्ज और स्फेरिकल चार्ज बॉडीज पर ये निकालना होता है, वो तो शायद गॉस से भी निकल जाता ना। क्या चीज, अरे नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। और सर हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स निकालना है कि इस सरफेस जो सरफेस है पूरी और इसके बीच में, दोनों के बीच में कितना इंटरेक्टिव फोर्स आएगा। मतलब एक पॉइंट चार्ज जो एक जो हाँ, पॉइंट चार्ज और एक कंटिन्यूस चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। हम अभी कूलॉम्स लॉ ही लगा रहे कहीं ना कहीं, पहले कूलॉम्स लॉ लगाते थे, दोनों फाइनाइट, दोनों हमारी क्या होती थी पॉइंट चार्ज होते थे। अब दिक्कत हो गई, एक तो पॉइंट है एक बड़ा है, तो क्या करें, तो इनके बड़े का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उनका इंटरेक्शन कराओ और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो पूरी के लिए, पूरी सरफेस के लिए, पूरी लाइन के लिए जो भी है। तो ये 3 बार होगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, एक बार और होगा अभी। सरफेस चार्ज हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा का सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इक्वल निकाल के और मैंने देखिए फोर्स निकाल ली तो अभी फोर्स अभी अभी रह गया है, छोड़ दिया हमने, अभी किया नहीं है। हाँ मैं समझ गया, अभी बचा है ना, तो अभी इतना ही समझा है हमने। अभी फोर्स का पोर्शन है हमारा, सही है, फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि भैया अब हमारे पास क्या आ चुका है कि ये चार्ज डी क्यू आ चुका है और डीएस भी, हमारा डीएस की वैल्यू ये आ चुकी है, वो डी क्यू की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा कितना फोर्स कितना होना चाहिए, चार्ज की वैल्यू कुछ हाँ हाँ यहाँ पे, तो हमारा ये डी क्यू, एक चार्ज हमारा आ चुका डी क्यू, और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे चार्ज हमारा क्यू नॉट है। तो कितना इंटरेक्टिव फोर्स होगा इनके बीच में, तो मतलब ये छोटा चार्ज है तो टोटल फोर्स तो आएगा नहीं, तो इसे डीएफ बोलेंगे, छोटा छोटा फोर्स जो आएगा, क्योंकि ये पूरी वायर पूरी हमने अभी कंसिडर नहीं की ना, तब एफ आएगा। अभी केवल क्या है कि इसका इंटरेक्शन केवल कराया है, स्मॉल चार्ज का इससे कराया है, तो हमारा ये बनेगा डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स हुआ। इसको क्या लिख सकते हैं, और डी क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा डी एस, सही है, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो इतना हमारा डी एफ आ गया, तो फोर्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, टोटल फोर्स होगा डी एफ का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन और लगा देंगे, बस आ गया आंसर हमारा। मैं आपको याद करा दूंगा, अभी टेंशन नहीं करो, खाली समझ लो इसको थोड़ा सा, मैं बता दूंगा हाउ टू, एक बार में कैसे लिखेंगे इसे, ये आ चुका है। तो इट इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दिस इज पॉइंट चार्ज एंड दिस बिग बिग सरफेस हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये हमारा फोर्स आ चुका है वहां पे, सही है। लास्ट केस हमारा क्या है, एक हमारे पास, हाँ एक हमारे पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, सही है। तो कंसीडर अ वॉल्यूम वी हैविंग पॉजिटिव वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। सबसे पहले क्या था, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल बॉडी है
उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो रो क्या है, कूलम पर मीटर, वॉल्यूम आएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो कूलम पर मीटर क्यू है। It is desired to find the total force on the test charge Q naught located at a point P. Consider a very small element of volume V, that is dV. तो ये हमारे पास एक बॉडी है, बड़ी सी बॉडी है, इसका टोटल चार्ज Q है, टोटल वॉल्यूम V है, इससे इससे कहीं से यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारा Q नॉट, और ये पॉइंट मान लो उसने बोला P है, ये मान लो पॉइंट हमारा P है, Q नॉट चार्ज है, अमाउंट चार्ज किस पॉइंट पे P पे है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, और इसका जो इसमें हमारा क्या है यहाँ पे, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। रो क्या है, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो को पहले डिफाइन कर देते हैं, चार्ज, टोटल चार्ज कितना है Q, और वॉल्यूम कितना V। इस पर हमने एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया इसी सरफेस पे, मैंने कहा छोटा सा चार्ज हमारा ये क्या है dq। तो हमें dq और q नॉट के बीच में इंटरेक्शन निकालना है, और मान लो डिस्टेंस हमारी r है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वैसे हमारा फॉर्मूला क्या बना, देखिए हमारा फोर्स का फॉर्मूला, इनके बीच में फोर्स निकला df, टोटल फोर्स तो आया नहीं, नॉर्मल सा फोर्स आया df 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई dq और q नॉट, डिस्टेंस r स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कहीं ना कहीं करना है, तो कुछ नहीं फाइंड करना, तीनों केस में dq टू फाइंड करना है कहीं ना कहीं, भाई यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, खैर लिख देता हूँ। तो हमारा जो फोर्स हुआ दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दें तो आंसर आ जाएगा। चलिए, लेकिन dq कितना है, तो अभी आप कर सकते हैं टोटल चार्ज लेंगे तो टोटल वॉल्यूम ले लेंगे, और स्मॉल सेगमेंट की बात करेंगे तो उस पर चार्ज लेंगे तो उसी का वॉल्यूम ले लेंगे। तो ये जो छोटा सा चार्ज है, छोटा सा, ये चार्ज में अमाउंट इसकी क्या है dq, और ये वॉल्यूम में कितना छोटा सा वॉल्यूम है, ये सही है, ये छोटा सा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है dv, ये 3 डायमेंशन वॉल्यूम है छोटा सा। तो आप यहां से निकाल सकते हैं dq क्या हुआ, dq हमारा हुआ रो dv। आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वैसे तरीके से करना चाहें इसे यूनिटरी वाले मेथड से तब भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे आप वो भी तरीका सीख जाए। देखिए कैसे किया, मैंने कहा टोटल वॉल्यूम पे चार्ज है Q, तो यूनिट पे कितना होगा Q/V, ये यहाँ पे चल रहा है वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम चल रहा है और इधर चल रहा है हमारा चार्ज, ये बराबर नहीं है, केवल प्रोपोर्शनलिटी वाली बात है, इतने पे इतना तो इतने पे इतना, ठीक है। तो dV पे कितना होगा, dV वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा Q/V dV, और छोटे वॉल्यूम पे जो चार्ज है वही क्या कहलाता है हमारा dQ, तो dQ इसके बराबर है, ये क्या है सिग्मा, सॉरी ये रो है, रो, तो dQ हमारा यहाँ पे हो चुका है dQ इज टू Q/V dV, और इट इज अ रो dV, dQ क्या है हमारा रो dV, जो कि हमने वहां पे डायरेक्टली समझ लिया था, लेकिन ये किस तरीके से किया गया, इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है यूनिटरी मेथड। कभी भी आप किसी की भी एक यूनिट का अमाउंट पता हो तो आप मल्टीपल अमाउंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। अरे ये बाहर रह गई थी पूरी, इनके की सेटिंग अलग, मेरे की सेटिंग अलग है, मेरे में कोई भी आता ना वो सीधे सीधे आ जाता है इन्हें परमिशन देनी पड़ रही इनके में। बिल्कुल। पूर्वी आप एक बार देख लो, क्योंकि आपको थोड़ा मुझे पता नहीं था, इसमें आपको परमिशन बाद में मिली है, आप देख लीजिए इसको। हमने क्या किया है, मैं फिर से बोल देता हूँ, बाकी लोग नोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम कंसीडर किया है, मतलब एक बड़ी बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है, तो बड़ी बॉडी का छोटा सा हमने पोर्शन कंसीडर किया है जिसका वॉल्यूम क्या है dV है, और उस पर चार्ज कितना dQ है, और dQ चार्ज से r डिस्टेंस पे हमारा Q नॉट है, तो दोनों के बीच में इंडक्टिव फोर्स निकालना है। तो क्या बनेगा हमारा, वो पूरी बॉडी तो यूज की नहीं हमने, छोटे से चार्ज का Q नॉट के साथ फोर्स निकालेंगे, तो उसको पूरा फोर्स तो कहेंगे नहीं, तो DF फोर्स कहेंगे। DF का मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स,
तो ये हमारा फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट, ये डी क्यू है क्यू नॉट है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू में और फिर जो डी एफ आ चुका है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एफ आएगा। अब ये कैसे निकाल लेंगे, डी क्यू कैसे निकालेंगे इसका, तो मैंने कहा जो रो है हमारा ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज ले लो तो टोटल वॉल्यूम ले लो, या छोटा सा चार्ज लेंगे जो चार्ज लिया है उसी चार्ज का वॉल्यूम ले लेंगे। तो यहां से देख सकते हैं रो हमारा है डी क्यू बाई डी वी, तो हमारा डी क्यू हो गया रो डी वी, तो इसकी यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारा बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह लगा सकते हैं रो डी वी क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, सही है इस तरीके से। तो ये हमारा टोटल जो बनेगा इसका, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन का यहाँ फॉर्म लग जाएगा। तो जैसे भी अब सॉल्व होगा वो अलग पॉइंट है, लेकिन तरीका ये कि दिस फाइनल आंसर, डेरिवेशन है इतने पे ही छोड़ेंगे। वैल्यूज पता होंगी, अगर हमें इक्वेशंस पता होंगी तो हम उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डीवी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे इसकी वैल्यू कूलम पर मीटर क्यूब है, हाँ। लीनियर की कूलम पर मीटर और सरफेस की कूलम पर मीटर स्क्वायर है, सब जगह वहां पे मेंशन है। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको अगर कोई प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है, लैम्डा की यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, ठीक है। और दूसरे में क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तीसरे में कूलम पर मीटर क्यूब। अच्छा देख सकते हैं, अच्छा देखो सब जगह फॉर्मूला हमारा यही आया है, सब जगह फॉर्मूला हमारा यही आया है, बस देखो ये बदल गया हर जगह, ठीक है। ये हमारा लैम्डा डीएल, एक में आएगा लैम्डा डीएल, सुनते हैं ना, ये इसमें आएगा लैम्डा डीएल, दूसरे में आएगा सिग्मा डीवी, सिग्मा डीएस, और तीसरे में आएगा रो डीवी। सब ऐसे ही है, सही है। तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए तो फाइनली हम इसके सबसे फाइनली लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको एक, हाँ कर सकते, कर लो यूनिटरी मेथड कर लो। ये हमने इस तरीके से भी चार्ज निकाल सकते हैं, छोटे से वॉल्यूम पे क्या चार्ज होगा। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पे, पूर्वी हम लोगों ने यूज किया है यूनिटरी मेथड। टोटल वॉल्यूम पे चार्ज है इतना, इधर वॉल्यूम चल रहा है इधर चार्ज चल रहा है, इसके प्रोपोर्शनलिटी है। ये वॉल्यूम कभी चार्ज के बराबर हो नहीं सकता, इक्वल का साइन नहीं है, ये केवल एरो का साइन है। टोटल वॉल्यूम पे चार्ज है क्यू, तो यूनिट पे कितना होगा क्यू आई वी, और स्मॉल वॉल्यूम पे डीवी पे कितना होगा, तो डीवी की मल्टीप्लाई इधर कर दी, डीवी की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो ये आ गया हमारा क्यू आई वी डीवी। और छोटे से वॉल्यूम पे जो चार्ज होगा उसको क्या कहेंगे, डी क्यू, तो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो डी क्यू हमारे इसके इक्विवेलेंट हो गया, डी क्यू क्या होगा, क्यू आई वी डीवी, क्यू आई वी को कहेंगे रो डीवी। ठीक है, तो लास्ट में फाइनली मैं आपको शॉर्टकट में तीनों फॉर्मूले बता देता हूं जिससे आपको कभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो हमारा पहला केस है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, लिख देता हूँ, इससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि क्या हमने सीखा। लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले फॉर्मूला बनेगा एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल्स टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज की मल्टीप्लाई, एक तो क्यू नॉट है, दूसरा क्या है, पहले वाले में लेमडा डीएल और बाई आर स्क्वायर। फिर हमारा दूसरा केस था हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब जो लीनियर चार्ज के केस में था केस, सही है। दूसरा सरफेस के केस में था, सरफेस जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यूज करी है। ये कब था हमारा पहला केस, एक चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज था और एक हमारा लाइन चार्ज था। दूसरे केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला केस तब था, एक सरफेस थी और एक पॉइंट चार्ज था। तो हमारा फॉर्मूला बना था उसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा डीएल की जगह आ गया था सिग्मा डीएस, एक चार्ज क्यू नॉट था बाई आर स्क्वायर। तीसरा केस था हमारा जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज हुआ था, तो एफ आया था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज था क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और दूसरा चार्ज था हमारा रो डीवी, रो डीवी। तो अगर आप ध्यान दें तो केवल इतनी चीज सीखी हमने। फिर एक में चार्ज आएगा लैम्डा डीएल वाला, उस पर चार्ज लेंगे, दूसरे में सिग्मा डीएस लेंगे, तीसरे में रो डीवी लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है ही, बाकी सब सेम है।